हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम दो पॉइंट्स इसमें हम देखेंगे। पहली भी वीडियो में हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये दो टॉपिक्स हम इस वीडियो में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से। कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो देखें आप 6 कंपोनेंट्स यहाँ पे हमने दिख रहे होंगे आपको। पीपल, प्रोसीजर्स, डेटा, सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल कंट्रोल्स। ये 6 कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं वही सब चीजें हैं। पर्सन्स होते हैं, डेटा होता है, भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो सूचनाएं देनी है, पूरा सिस्टम सूचनाओं पर आधारित है तो उसमें सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंप्यूटर्स वगैरह भी होने चाहिए। इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल चेक्स होने चाहिए कि कोई गड़बड़ ना हो। डेटा तो होना ही चाहिए। एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्या पूरा सिस्टम किस तरह से रन करेगा, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोसीजर्स है, वो होने चाहिए। और ये सब किसके लिए बना रहे हैं हम सब? लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बिजनेस या कंपनी से रिलेटेड लोग हैं, उन सबको भी भागीदार इसमें रहेंगे। तो हम एक एक पॉइंट आगे हम देखते हैं। पहला देखिए पॉइंट आ रहा है पीपल, क्योंकि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, पूरा अकाउंट्स बना रहे हैं या पूरी सूचना तंत्र हम इसमें बना रहे हैं, वो सब किसके लिए है? व्यक्तियों के लिए, पीपल के लिए। पीपल कौन लोग? जो उस डेटा को यूज करेंगे, जो सूचना को इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। इंटरनल मींस जो हमारी कंपनी के बिजनेस के अंदर के लोग हैं, जैसे अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स या जो फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, वित्तीय अधिकारी हैं। वित्त अधिकारी होते हैं कंपनी में जो सब वित्त देखते हैं, पैसों का लेन देन देखते हैं, वो सब लोग हो गए। तो अकाउंटेंट्स हो गए, मैनेजर्स हो गए और सब फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए। इसके अलावा जो हमारा डेटा है वो बाहर भी लोगों को जाना होता है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन हो गए? जैसे ऑडिटर्स, जो अंकेक्षण होते हैं, जो हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं। कंसल्टेंट्स होते हैं। टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट भी डाटा मांग सकती है। बिजनेस एनालिटिक्स होते हैं, जो बिजनेस की पूरी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तो वो भी हमारे डाटा को यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के लोग हैं, इंटरनल जो कंपनी के अंदर के लोग हैं और एक्सटर्नल यूजर्स जो कंपनी के बाहर के लोग हैं। तो डाटा हमारा इस तरह का बना होना चाहिए जो दोनों तरह के व्यक्तियों को, दोनों तरह के लोगों को ये आराम से उसको यूज कर सकें। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ये बात, विद अ वेल डिजाइंड एआईएस मींस वेल डिजाइंड, बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। एवरीवन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन असेस द सेम सिस्टम एंड रिट्रीव द सेम इंफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति को डाटा चाहिए तो सबको डाटा एक जैसा ही मिले। ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्यूटर खोला तो मुझे कुछ और दिख रहा है, आपने कंप्यूटर खोला तो आपको कुछ और दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उसमें सूचना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा उसके अंदर है कंप्यूटर में, वो सबको एक जैसी ही दिखनी चाहिए। इसीलिए ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता है कि सबको एक जैसा ही रिपोर्ट मिलेगी। अगर हमारा लाभ हानि खाता है तो लाभ हानि खाता सबको एक सा ही मिलेगा। कितना लाभ आ रहा है वो एक ही होगा, जो भी कंप्यूटर में देखेगा एक ही लाभ दिखना चाहिए सबको उस वर्ष का। So AIS also simplifies the process of reporting information to people outside of the organization when necessary. मतलब सिस्टम, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा इस तरह का सिंपल होना चाहिए, सिंपल प्रोसेस होना चाहिए कि हमें आगे रिपोर्ट्स भी अगर बाहर देनी है, सरकारी तंत्र होता है, बहुत सारे अथॉरिटीज होते हैं, टैक्स की अथॉरिटीज हैं, आजकल तो जीएसटी अथॉरिटी को अलग इंफॉर्मेशन जाती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को अलग जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अलग इंफॉर्मेशन जाती है। तो बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं। उनको हमें जो भी रिपोर्ट देनी है वो इस तरह से हो कि आराम से हम रिपोर्ट उनको दे सकें। ऐसा सिंपल सिस्टम हमारा होना चाहिए।
देखिए एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया है, कंसल्टेंट्स माइट यूज द इंफॉर्मेशन इन एन AIS टू एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज प्राइसिंग स्ट्रक्चर बाय लुकिंग एट द कॉस्ट डाटा, सेल्स डाटा एंड रेवेन्यू। जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, प्राइवेट पर्सन्स होते हैं, वो हमारे डाटा को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई हमारा जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, जो प्राइस है हमारे प्रोडक्ट की, उसे देखकर वो देख सकते हैं कि ये प्राइसिंग जो स्ट्रक्चर है, जो हम सामान का जो प्राइस लेते हैं लोगों से, जो हमारा उत्पादन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, तो उसका जो कॉस्ट डाटा है, सेल्स कितनी होती है, रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, वो सब देखकर हमारा कंपनी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। ऐसी जो ऑडिटर्स होते हैं, जो हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं, वो भी डाटा को यूज कर सकते हैं। कंपनी का इंटरनल कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति देख सकते हैं कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट में चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, या हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब ऑडिटर का काम होता है। सो AIS किस तरह का डिजाइन होना चाहिए जिससे कि सब व्यक्तियों की जरूरतों को वो पूरा कर सके। इंटरनल लोग हैं वो अपने हिसाब से, उनकी अपनी जरूरत है, ऑडिटर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बिजनेस एनालिटिक्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, इनकी अपने हिसाब से जरूरत है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह से डेवलप होना चाहिए कि वो सबकी जरूरतों को पूरा कर सके और इजी टू अंडरस्टैंड हो। आराम से वो समझ में आ जाए कि रिपोर्ट हमें चाहिए तो आराम से मिल जाए। सॉफ्टवेयर ऐसा बहुत टफ नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो आराम से हम उसको यूज कर सकें और सिस्टम को हम इम्प्रूव भी कर सकें। ऐसा ना हो कि भाई एक बार बन गया तो उसमें चेंज ना कर सकें, अगर कुछ कमी लग रही है तो हम उसको चेंज भी कर सकें, और जिससे हमारी एफिशिएंसी अफेक्ट ना हो। दूसरा पॉइंट होता है हमारा, इसमें कंपोनेंट होता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स हमारे क्या हो गए कि जो भी डाटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको किस तरह से करना है, क्या प्रोसीजर, क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, उसे हम प्रोसीजर्स यहाँ पर कहते हैं। द डेटाबेस फॉर सच अ प्रोसेस कैन बी इंटरनल, यानी कि जो डेटाबेस हमारा, जैसे एम्प्लॉय का नाम लिखना है, हमारे यहाँ कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका नाम है, क्या कितनी सेल्स हो रही है हर महीने, हर सप्ताह, तो वो हम आराम से उसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंटरनल मैटर है। एक्सटर्नल डेटाबेस हो सकता है हमारा, जैसे कस्टमर्स के ऑर्डर्स चेक करने हैं कि कितने ऑर्डर आ रहे हैं, क्या टैक्स बनेगा हमारा, ये सब बाहर की चीजें हो गई जो हमें बाहर से मिलेंगी। तो फीडिंग, जो डाटा का हम फीड करेंगे कंप्यूटर में, वो मैनुअल भी हो सकता है और थोड़ा ऑटोमेटेड भी हो सकता है। तो जो प्रोसीजर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो कोडिंग उसकी कर दी जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं सब प्रोग्रामिंग होती है, कोड होते हैं। तो प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन जो है वो सभी एम्प्लॉयज को बताए जाएंगे, जो उनको यूज करेंगे, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी उनको कि आप ये इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर समझ लो कि किस तरह से डाटा फीड होना है, किस तरह से रिपोर्ट्स बननी है। ये सब जो हमारे कर्मचारी हैं जो कंप्यूटर में इसको सिर्फ सॉफ्टवेयर को देखेंगे, वो उसके बारे में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उस प्रोसीजर को, इंस्ट्रक्शन को सबको ही फॉलो करना है, जिससे कि वो सब बड़ा इफेक्टिवली, अच्छी तरीके से हमारा सिस्टम ये काम कर सके। तीसरा होता है डेटा। डेटा तो होना ही चाहिए, सूचनाएं नहीं होंगी तो फिर सब सॉफ्टवेयर बेकार है। तो सब डेटा हमारा होना चाहिए। इसमें फाइनेंशियल डाटा हो सकता है, कमर्शियल डाटा हो सकता है, जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड डाटा हो सकता है, अकाउंटिंग जो हम करेंगे उसका अपना डाटा होगा, कितना हम सेल कर रहे हैं, कितनी परचेज कर रहे हैं, क्या लागत आ रही है, सब चीज़ें, कौन कौन से हमारे कस्टमर्स हैं, किन किन, कौन कौन हमारे सप्लायर हैं, उनका भी डाटा होगा कि किससे कितना सामान खरीदा है, किसको हम क्या सामान बेच रहे हैं। देखिए एग्जांपल्स दे रखा है, इनवॉइसेस हो सकते हैं, ऑर्डर्स हैं, पेरोल है, बिल्स हैं, ये सब चीज़ें हमें कंप्यूटर सिस्टम में फीड करनी पड़ेंगी। Any business data that impacts the company's finances should go into an AIS, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो सब डाटा जाएगा जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में पता चल सके, कंपनी के वित्त जो हैं, अगर उनसे रिलेटेड सब डाटा हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS में हमें फीड करना पड़ेगा। और ये डाटा किस काम आएगा? हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने हैं, यानी कि बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी,
बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट या बाकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। तो सारा डाटा एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा वो हमारे सॉफ्टवेयर में। इससे क्या होगा कि हमें रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है, रिपोर्ट करने में आसानी रहेगी। हम एनालिसिस कर सकते हैं अपने डाटा का कि भाई पूरे डाटा से हमें क्या फ़ायदा, पूरा बिजनेस की कंडीशन कैसी है, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितनी सेल हो रही है, कितनी परचेजेस हम कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये सब चीज़ें ऑडिटिंग का काम है, निर्णय लेने हैं, ये सब चीज़ें हम उस सॉफ्टवेयर में डाटा को देखकर ले सकते हैं। फॉर द डाटा टू बी यूजफुल इट मस्ट बी कंप्लीट। अगर डाटा सही से हमें चाहिए, सही डाटा हो तो वो कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, एक्यूरेट सही होना चाहिए और रेलेवेंट यानी कि हमसे मतलब का होना चाहिए। आलतू फालतू डाटा उसमें नहीं होना चाहिए। अब डाटा कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए, सेल्स ऑर्डर हो सकता है, कस्टमर का बिल का स्टेटमेंट हो सकते हैं, सेल्स की एनालिसिस, बिक्री हमारी कैसे हो रही है, कितनी हो रही है वो हो सकता है। परचेज रिक्विजिशंस, हम परचेज करते हैं, ऑर्डर देते हैं सामान का तो उसकी डिटेल्स हो सकती हैं। वेंडर जो हमारे सामान जिनसे हमें सामान लेना है उनकी इनवॉइस हो सकती हैं। चेक रजिस्टर्स और कैश डिस्बर्समेंट जर्नल्स हो सकते हैं कि पैसा किस किस को जा रहा है। जनरल लेजर बहुत सारे फर्नीचर का अकाउंट है, सैलरी का अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट है, सब जानते होंगे आप, कॉमर्स के बच्चे हैं सब। ओनर्स इक्विटी है, ओनर्स फंड्स हैं, कैपिटल वगैरह कितनी है वो सब हो सकते हैं। इन्वेंट्री, कितना स्टॉक हमारे पास रखा रहता है उसका डाटा हो सकता है। पेरोल इंफॉर्मेशन हो सकती है, अपने एम्प्लॉयज को हम कितनी कितनी सैलरी दे रहे हैं, क्या क्या कंपनसेशन दे रहे हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि हम कितना जीएसटी दे रहे हैं, कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं, या कोई और एक्साइज ड्यूटी या वगैरह कोई और टैक्स हो रहे हैं वो हम कितना दे रहे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन, ये सब सारी जानकारी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में होनी चाहिए। चौथा कंपोनेंट आता है हमारा सॉफ्टवेयर। भाई ये सब डाटा हम कहाँ डालेंगे, कहाँ फीड करेंगे, कहाँ होगा, ये सॉफ्टवेयर में होगा। ये कंप्यूटर का इस सॉफ्टवेयर में, यानी कि जो एक हमारा ऐप हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर ही सारे काम करेगा, सारा स्टोर करना, उसे प्रोसेस करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट्स देना, ये सब एआईएस सॉफ्टवेयर का काम रहेगा, वही सब चीजों को परफॉर्म करेगा। द सॉफ्टवेयर कैन बी जनरलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे कि मार्केट से हमने कोई टैली का सॉफ्टवेयर ले लिया, उसमें हम अपने अकाउंटिंग कर सकते हैं, तो बना बनाया है, मार्केट से आपने खरीद लिया। या हम अपने हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर खुद बनवा सकते हैं, जिससे कि हमारी कंपनी के हिसाब से उसमें हम अपना डाटा फीड कर सकें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस भी करा सकते हैं, तब हम उसको खरीद सकते हैं। यानी कि अपने हिसाब से हम सॉफ्टवेयर को बनवा सकते हैं। तो कुछ में इनबिल्ट इंटरनल कंट्रोल होता है, कुछ में हम उसमें चेंजेस करा सकते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए सही, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी आर की कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव एआईएस सॉफ्टवेयर। रिलायबिलिटी होना चाहिए कि हम उस पर विश्वास कर सकें, ऐसा ना हो कि वो आराम से हैक हो जाए, तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पस भी उसका ध्यान रखना है। एंटीवायरस वगैरह सही होने चाहिए। क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कहीं बेकार ना हो जाए एकदम। Managers rely on the information which software gives to make decisions for the company. So managers उसी information पे अब यकीन करते हैं और उसी बेसिस पर वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या चाहिए, हाई क्वालिटी की सूचना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सूचना उन्हें चाहिए, जिससे कि वो सही निर्णय कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में ले सकें। तो इसलिए सॉफ्टवेयर बिल्कुल बहुत बढ़िया होना चाहिए। अपने हिसाब से भी आप बनवा सकते हैं सॉफ्टवेयर, या जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको आप खरीद सकते हैं, जैसी भी जरूरत है उसके हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। पांचवा पॉइंट होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। अब सॉफ्टवेयर है वो कहाँ करेंगे, कहाँ इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो सब कंप्यूटर में करेंगे। तो कंप्यूटर या लैपटॉप्स आपके पास होना चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा। तो ये सब चीजें हमारे पास, संसाधन भी होने चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हार्डवेयर होना चाहिए, ये तो सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन साथ में हार्डवेयर होना चाहिए, कंप्यूटर्स होना चाहिए, लैपटॉप्स होना चाहिए, सर्वर है, प्रिंट निकालना है सब सामान अपने रिपोर्ट्स का, वो होना चाहिए। स्कैन करना हो, स्कैनर्स होने चाहिए। सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर होना चाहिए। हमें पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है वो भी रखना है कि अपना डाटा को सेव करके रखना है। तो ये सब चीजें भी हमारे पास होनी चाहिए। तो लागत के हिसाब से हमें, जब हार्डवेयर हम खरीदें, कंप्यूटर लैपटॉप खरीदें, तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि सही स्पीड चल सके, अच्छी स्टोरेज उसमें हो, और उससे हम अपग्रेड भी कर सकें, यानी कि पुराना सिस्टम हो जाए तो उसमें हम नई चीजें भी अपडेट करते
रहें। तो लागत भी ध्यान में रखनी है और बाकी सब चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है अपने हार्डवेयर या लैपटॉप कंप्यूटर को खरीदते वक्त। और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से ही हार्डवेयर होना चाहिए। मान लो कंप्यूटर तो हमने खरीद लिया लेकिन वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर नहीं है या अपग्रेडेड नहीं है, तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही हार्डवेयर होना चाहिए। तो गुड एआईएस में क्या क्या होना चाहिए? मेंटेनिंग प्लान फॉर मेंटेनिंग, सर्विसिंग, रिप्लेसिंग एंड अपग्रेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ द हार्डवेयर सिस्टम। यानी कि अगर कंप्यूटर लैपटॉप में कोई चीज पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, तो हम उसमें नई चीज डलवा सकते हैं, उसकी प्रॉपर सर्विस हो सके, आराम से रिप्लेस भी हम कर सकें, और कोई चीज खराब हो गई है, टूट गई है, तो उसको हम आराम से बदल भी सकें, जिससे कि हमारा डाटा जो है उसके अंदर सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो गायब ना हो, खराब ना हो। तो इस तरह का हार्डवेयर होना चाहिए जो हमारी सूचनाओं को उसमें सही से एकत्रित करके रख सके। और छठा होता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल चेक तो बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई भी आदमी आया कंप्यूटर पे बैठ गया और हमारे डाटा को गायब कर दे। तो सिक्योरिटी मेजर्स भी होने चाहिए। उसके अंदर पासवर्ड होना चाहिए कि जो उससे रिलेटेड लोग हैं वही उसको कंप्यूटर को खोल सकें, उस सॉफ्टवेयर को खोल सकें। तो बायोमेट्रिक पासवर्ड हो सकता है जो एकदम बदलना, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, वॉइस है, या फेस रिकॉग्निशन हो सकता है कि फेस अपना दिखाएंगे तो कंप्यूटर खुल जाएगा। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें ध्यान में रखना है कोई गलत तरीके से कंप्यूटर को यूज ना करे। तो हम पहले से ही बता देंगे कि भाई ये वाला कंप्यूटर है या ये सॉफ्टवेयर है, केवल यही लोग इसको देखेंगे, जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं या मैनेजर्स हैं, तो वही देखेंगे, और बाकी लोगों को ये पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। और अनऑथराइज्ड फाइल भी नहीं देखेगा कोई, कि भाई जो सिलेक्टेड लोग हैं केवल वही उस चीज को खोल सकते हैं। अगर सभी खोलने बैठ जाएंगे, सभी सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, तो हो सकता है हमारा डाटा गायब हो जाए या चोरी हो जाए। तो इसलिए हमें इंटरनल कंट्रोल भी करना है, सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना है। तो ये हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो देखिए क्या समझे अब हम। An AIS contains confidential information belonging not just to the company but also to its employees and customers. तो डाटा जो है हमारा वो सोशल सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, सैलरी का जानकारी उसमें होती है, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स होते हैं। जैसे बहुत से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं लोग, हम जैसे अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर खरीदते हैं, तो हमारा क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो ये सब चीजें कंपनी के पास होती हैं, तो इसलिए कस्टमर की जानकारी इंफॉर्मेशन है, कंपनी का फाइनेंशियल डाटा है, सप्लायर्स हैं उनका डाटा है, कस्टमर्स का डाटा है। तो ये सब चीजें सिक्योरिटी मांगती हैं, इसलिए जो हमारा एआईएस सॉफ्टवेयर है वो सही तरीका हो कि ये जानकारी बाहर वाले लोगों को ना जाए। तो इस तरह से हमें इसको यूज करना है। वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए, कोड के फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि लोगों को आसानी से ये दिखे ना। तो AIS also needs internal controls that protected from computer viruses। वायरस से भी बचाना है, हैकर से भी बचाना है, और कुछ इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हो सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनसे भी हमें बचाना है। तो इंटरनल कंट्रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जो हमारे बाहर निकल गई तो हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, उनकी जानकारी हो सकती है, फिर उसको कोई गलत लोग उसका गलत इस्तेमाल करें। तो इसलिए हमें इन सबसे बचाव की आवश्यकता है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी क्या फीचर्स होने चाहिए, क्वालिटेटिव, कैसी क्वालिटी का इंफॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए, वो ये हम पॉइंट्स, यहाँ पर 8 पॉइंट है, इनको हम देखते हैं। देखिए 8 पॉइंट लिख लें। रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, वेरिफिएबिलिटी, कंसिस्टेंसी, टाइमलीनेस और मैटेरियलिटी। ये 8 पॉइंट्स हैं, इनको हम एक एक करके अभी देखते हैं। देखिए पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया कि हम जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमारी है, उस पर हम विश्वास कर सकें, उसको रिलाय कर सकें हम। ऐसा ना हो कि भी शक हो गया यार पता नहीं सही होगी कि नहीं होगी जानकारी। तो ऐसा ना हो, जो भी जानकारी आ रही है हम उस पर विश्वास कर सकें और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी, सही इंफॉर्मेशन होगी, तो वो उसमें एरर नहीं होगा, कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे, और उसको हम कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाकर हम किसी को भी जरूरत
के हिसाब से दी जा सकती है। दूसरा रेलेवेंस होना चाहिए। रेलेवेंस मीन्स काम की जानकारी होनी चाहिए, फालतू की चीजें उसमें ना हो। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी तो वो हमें समय पे मिल पाएगी और उससे हम आगे का फ्यूचर के बारे में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इस समय यह ऐसा डाटा है, यानी कि हमारी बिक्री इतनी हो रही है, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं, आइडिया अनुमान लगा सकते हैं कि आगे हमारी इस तरह की बिक्री हो सकती है। तो सब चीजें आगे का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, अनुमान भी हम लगा सकते हैं। तो काम की जानकारी उसके अंदर होनी चाहिए, फालतू की जानकारी, गलत जानकारी उसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि जो डिसीजन मेकर हैं, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, वो उसको उसी तरीके से समझे जैसे बाकी लोग समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई जानकारी दी गई है, अब 4 लोग उसको देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एक आदमी कुछ समझे, दूसरा आदमी उस बात को कुछ और तरीके से समझे, तीसरा आदमी कुछ और तरीके से समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए कि वो जो 4 लोग भी अगर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो चारों एक ही तरीके से उसको समझें, अलग अलग तरीके से ना समझें। कभी कभी होता है हमने कोई बात कही, कोई आदमी कुछ समझता है, कोई आदमी कुछ समझता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि सब लोग, जो भी निर्णय लेने वाले लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं, जनरल मैनेजर हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, वो उस जानकारी को सब एक ही तरीके से समझें। चौथा पॉइंट होता है कंपेरेबिलिटी का। कंपेरेबिलिटी मीन्स कि हम जो जानकारी है उसको हम दूसरी सूचनाओं से भी कंपेयर कर सकें। यानी कि हमारी लागत कितनी आ रही है, लागत हमारी हो सकती है, जैसे हम कोई उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट बनाया हमने, सामान बनाया, कोई चीज बनाई, तो उसकी लागत जो है वो मटेरियल में कुछ रुपए लगे, लेबर में कुछ लगे, बाकी ओवरहेड्स, बाकी खर्चे अलग हुए। तो अब हम इसी प्रोडक्ट की जो लागत है वो हम किसी दूसरे प्रोडक्ट की लागत से भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई दूसरा हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जो हमारा दूसरा बिजनेस, जो और लोग बिजनेस चलाते हैं, वो भी उनकी लागत अगर कम आ रही है तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई दूसरे लोगों की लागत कम क्यों आ रही है, हमारी ज्यादा क्यों आ रही है। तो हम कंपेयर कर सकें, ऐसा वो डाटा होना चाहिए। इट इज बिलीव दैट इट इज not sufficient that the financial information is relevant and reliable at a particular time in a particular circumstances or for a particular reporting entity। यानी कि हम उसे कंपेयर भी कर सके, खाली ऐसा ना हो कि केवल हम रिलायबल है, चीज सही है ना, हम उसको कंपेयर भी कर सकें। वेरीफिलेबिलिटी हो सकती है, वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली हम देख सकते हैं कि भाई जो डाटा इसके अंदर है वो सही है कि नहीं है। तो इंफॉर्मेशन इज वेरीफिएबल इफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स यूजिंग द सेम मेथड्स ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट्स। यानी कि अगर हम 2 लोगों को अलग अलग बैठा दें तो वही जो सूचनाएं उसमें हैं, जो यानी कि लाभ हो रहा है हमें, कंपनी को 1 करोड़ का लाभ हुआ, तो अगर 2 लोग अलग अलग भी उसकी कैलकुलेशन करें तो 1 करोड़ का लाभ ही आना चाहिए। तो यानी कि वेरीफाई भी हो जाए कि भाई सेम मेथड अगर हम यूज करते हैं तो रिजल्ट भी सेम ही आना चाहिए, सूचनाएं भी सेम ही होनी चाहिए। छठा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग मेथड्स हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, वो सब ईयर टू ईयर सेम होनी चाहिए। जैसे कि हरास लगाते हैं हम, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जो मेथड हम एक साल लगा रहे हैं वही हम अगले साल लगाएं, मतलब एक ही चीज रहनी चाहिए, यानी कि हर साल कुछ ना कुछ बदलते रहें हम। इन्वेंट्री मेथड्स होते हैं, इन्वेंट्री निकालने का, कि क्लोजिंग मटेरियल निकालते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो जो भी मेथड हम यूज करें वो प्रतिवर्ष वही रहना चाहिए। ये नहीं कि इस साल कुछ लगा दिया मेथड, अगले साल कुछ लगा दिया, फिर तीसरे साल कुछ और लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7th पॉइंट आता है टाइमलीनेस। यानी कि जो डिसीजन हमें चाहिए, जो डिसीजन हमें लेना है, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो हमें एकदम प्राप्त हो जाए इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट तो होनी चाहिए, लेकिन वो टाइमली भी हमें मिल पाए। जो भी निर्णय लेने वाले लोग हैं उनको टाइम वेस्ट करे बिना ये सारी जानकारी उनको मिलनी चाहिए। क्विकली इंफॉर्मेशन, एकदम इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल हो जानी चाहिए। अगर कोई हमने इंफॉर्मेशन मांगी और उसके मिलने में हमें 15 दिन लग गए, सूचना की वे भी दे रहे हैं, सूचना भी दे रहे हैं, और 15 दिन लगा दिए, तो फिर वो हमारी इंफॉर्मेशन बेकार हो जाती है, फिर वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो इसलिए
जो भी जानकारी हमें इसका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से चाहिए वो हमें एकदम मिल जाए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, मिसलीडिंग ना हो, यानी कि हमें उससे कुछ गलत जानकारी प्राप्त ना हो। तो देखिए लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यूजर्स आर नॉट ओवरवेल्म्ड विद सो मच डिटेल दैट दे कैन नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड द मैसेज। यानी कि सूचनाएं उसके अंदर तो हैं लेकिन इतनी सूचनाएं भरी हुई हैं कि समझ में नहीं आ रही कि कौन सी सूचना हमारे काम की है, कौन सी सूचना हमारे काम की नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। The concept of materiality relates to the extent to which information can be omitted, misstated, or grouped with other information without misleading the statement users when they are making their economic decisions। यानी कि कोई अगर इंफॉर्मेशन उसे हटाना है, ओमिट करना है, छोड़ना है, या कुछ इंफॉर्मेशन को क्लब करना है, एक साथ रखना है, तो सबका जो कहें कि समझ जो है वो सबकी एक सी ही होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन लेते वक्त गलत जानकारी, गलत स्टेटमेंट हमें ना मिले। यानी कि मतलब क्या हुआ मेटेरियलिटी का, कि जो भी उसके अंदर सूचनाएं हैं वो संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी सूचनाएं हमें समझ में नहीं आ रही, हमें कौन सी सूचनाएं लेनी है, ऐसा भी ना हो। तो काम की सूचनाएं उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी के इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये हमने 2 टॉपिक इसमें हमने देख लिए हैं, कंपोनेंट्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।